हाय एवरीवन। तो हमने कुछ बात कर ली थी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस की। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आपको एडवांस टैक्स का भुगतान, आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट में करनी है, उनकी तारीख क्या है और कितना अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट। पहली तारीख आपकी आती है ऑन और बिफोर 15 जून। 15 जून तक आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सारा नहीं, मिनिमम 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या है अभी बताऊंगा। ये रही एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालना, इंस्टॉलमेंट पे पैसा देना और ब्याज निकालना, और एक वो सीनियर सिटीजन वाली बात कि जिन पर एडवांस टैक्स नहीं लगता। बस ये चार बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो मिनिमम आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा उसका 15% निकालो, वो आपका बनता है पहली किस्त का, पे कर दो, वरना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 234C फॉर 3 मंथ्स। सर 3 महीने क्यों? क्योंकि अगली किस्त आपकी 3 महीने बाद है। तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने ये 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट का रेट क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। वैसे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। अगर 2 महीने 1 दिन भी डिले किया तो पूरे के पूरे 3 महीनों का इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ के हिसाब से। तो जो भी यहां अमाउंट होगा अगर वो आपने पे नहीं किया तो उसका हम क्या करेंगे, इंटू 1% और इंटू 3 मंथ। अगर आपने 3 महीने तक डिले रखा, वरना 2 मंथ 1 मंथ जो भी आपका पीरियड ऑफ डिले है। सारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ब्याज कैसे निकलेगा, जब हम अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट पे जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। थोड़ी देर की बात है, कोई बात नहीं, आराम से बैठे, अभी फ्लाइट उड़ने जा रही है। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी आती है ऑन और बिफोर 15 सितंबर, और ये सब आपका प्रीवियस ईयर है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। जिस साल में आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसी साल में आपको टैक्स देना है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, कभी आप सोचो कि 15 जून असेसमेंट ईयर की, नहीं, गलत हो जाएगा। लिख देता हूं मैं। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी आती है कि 15 सितंबर तक पैसा जमा करा देना एडवांस टैक्स का। कितना? मिनिमम 45% निकालो। किसका? एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। ये कैसे निकलती है बार बार दिखा रहा हूं, अभी आपको पढ़ाऊंगा भी। उसमें से आप वो सारा पैसा माइनस कर दो जो आप 15 सितंबर तक पे कर चुके। जितना भी पैसा आप 15 सितंबर तक पे कर चुके वो सारा का सारा पैसा माइनस कर दो। अगर फिर भी कोई अमाउंट बचा तो उसको जमा करा दो, और अगर जो अमाउंट बचा वो आपने जमा नहीं कराया फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234C फॉर 3 मंथ्स। मेरी बातों को याद रखना। आप दूसरी किस्त पर आए, आपने 45% निकाला, इसमें से आप पता क्या माइनस करो, सारा का सारा पैसा माइनस कर दो। आप जो पहली किस्त में दिया, जो आपने 1 मार्च को दिया, 1 अप्रैल को दिया, 2 जून को दिया, 4 जून को दिया, 5 जुलाई को दिया, 10 अगस्त को दिया, 14 सितंबर को दिया, 15 सितंबर को दिया, बस यहां तक का सारा पैसा माइनस कर दो। फिर भी अगर कोई पैसा बच रहा है तो उसको पे कर दो, वरना ब्याज भरना पड़ेगा। ठीक है जी, वरना फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 234C और 3 महीने के ऊपर लग जाएगा जो भी आपका बकाया अमाउंट है। फिर आपकी आती है तीसरी किस्त।
इसमें आपको मिनिमम 75% निकालना पड़ेगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या है, ये रही, अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट में। इसका 75% आप निकालो और सारा का सारा पैसा माइनस कर दो जो भी आप 15 दिसंबर तक पे कर चुके, चाहे पहली किस्त में, चाहे दूसरी किस्त में, चाहे बीच में, चाहे 6 जून को, 6 सितंबर को, 10 नवंबर को, 12 अक्टूबर को, जो भी आप 15 दिसंबर तक पे कर चुके सबको माइनस कर दो। उसके बाद जो बचाए वो पे कर दो। अगर वो पे नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट लगेगा जी, अंडर सेक्शन 234C फॉर 3 मंथ एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब 2 महीने 1 दिन डिले किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे पूरा, कोई भी प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। और चौथी किस्त आपकी आती है, आपको सारा का सारा पे करना है द होल 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। जो भी हम निकालेंगे ये वाली एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इसमें से आप माइनस करो जो भी पैसा आप पे कर चुके 15 मार्च तक और जो बाकी बचा उसको पे कर दो। और अगर पे नहीं करते तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जी, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। बट यहां पे सिर्फ ब्याज 1 महीने का लगेगा, क्योंकि मार्च तो खत्म हो रही ना, यहां पे ब्याज सिर्फ 1 महीने का लगेगा। क्योंकि 1 अप्रैल से जो ब्याज स्टार्ट होगा उसका सेक्शन है 234B। याद रखना उसका सेक्शन क्या है, 234B। 234C यहीं तक समाप्त हो जाता है। पहली किस्त पे लगेगा 3 महीनों का, दूसरी पे भी 3 महीनों का, तीसरी पे भी 3 महीनों का और चौथी पे सिर्फ 1 महीनों का। ठीक है जी। इसी के साथ आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो असेसी प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो करते हैं उनको सिर्फ चौथी इंस्टॉलमेंट का पालन करना है, बाकी 3 को वे भूल जाए। ना उनके ऊपर ब्याज लगेगा ना उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी। तो चलिए ये भी मैं आपको बात अभी बताऊंगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अब ये देखते हैं सर ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले आप क्या लो, अपनी एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम। वो वाली इनकम मत लेना जो 44 AD में कवर होती है। यानी कि अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो आप एडवांस टैक्स की लायबिलिटी में मत आओ, आप सेफ हो। बस आपको इस लास्ट इंस्टॉलमेंट का पालन करना है। आगे चलते हैं। फिर जो भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बनती है उसको माइनस कर लो। उसके बाद आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। इस पर आप एस्टिमेटेड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालो। फिर उस टैक्स में से अगर आपको कोई रिबेट मिलती है तो वो माइनस कर लो। फिर उस टैक्स में अगर आपके ऊपर सरचार्ज के प्रोविजन लगते हैं तो सरचार्ज को ऐड करो। फिर आप उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो। और उसके बाद अगर आपने कोई TDS या TCS पे कर दिया या फिर आपकी कोई रिबेट बनती है, कोई रिलीफ बनती है, उसको आप माइनस करो। और जो ये अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसके ऊपर सारी परसेंटेज लगेगी और काम खत्म। ठीक है जी। चलिए आपको एक बार पढ़ाता हूं मैं। एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम अदर देन इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AD आप निकाल लेंगे। उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। उसके बाद आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। उस पे आप ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम। फिर आप रिबेट माइनस करेंगे अगर कोई आपको मिलती है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट माइनस करने के बाद जो भी टैक्स आपका आएगा उसको हम बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट। फिर हम ऐड करेंगे अगर आपके ऊपर सरचार्ज के प्रोविजन लगते हैं तो। फिर ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी उसको बोलेंगे टैक्स एंड सरचार्ज पेबल। फिर हम सेस लगाएंगे और सेस लगाने के बाद जो फिगर आएगी उसको बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा लगता है, जो भी आपका परसेंटेज होती है। इसके बाद जो भी आपने टीडीएस आपका कट गया या फिर आपने कोई टीसीएस लिया है तो वो आप माइनस करेंगे, कोई रिबेट है, कोई रिलीफ है, उसको भी माइनस करेंगे, और जो ये फिगर आएगी ये आपकी है एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इस पर सारी परसेंटेज लग जाएगी। दूसरी बात, हमने पढ़ा था कि आप जब एस्टिमेशन लगाओगे तो उस पर कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम को मत लेना, बट फॉर एग्जाम्पल 10 सितंबर को आपको कैपिटल गेन हुआ या फिर कैजुअल इनकम हुई, तो जो 15 सितंबर को आपकी दूसरी किस्त आएगी उस दिन आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी दोबारा से निकालनी पड़ेगी, कारण आपको अपनी एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम में वो कैपिटल गेन या फिर आपकी कैजुअल इनकम ऐड करनी पड़ेगी। तो जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है ये सारी की सारी फिगर्स चेंज हो जाएगी, एडवांस टैक्स चेंज हो जाएगा और परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये बात याद रखना, हालांकि क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए जी, अब थोड़ी सी हम अपने नोट्स देख लेते हैं, थोड़ी सी बातों को क्लियर कर लेते हैं। एनी अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 211 ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये हम क्यों कह रहे हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234A। मतलब क्या है? मतलब ये है जितना भी पैसा आपने 31 मार्च तक पे कर दिया हम उसको बोलेंगे हम आपका एडवांस टैक्स हमारे पास आ चुका है। फिर जो इंटरेस्ट लगेगा वो अमाउंट एक्सक्लूड करके लगेगा जो भी आप 31 मार्च तक दे चुके, बस। दूसरा पॉइंट, वेयर एन असेसी इज अ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन यानी 60 साल या उससे ज्यादा के एंड डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, देन प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। इन अदर वर्ड्स, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग बिजनेस इनकम इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। कोई भी किस्त का पालन इनको नहीं करना जो सीनियर सिटीजन है और जिनकी इनकम पीजीबीपी से नहीं होती। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। एवरी इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी यानी कैजुअल इनकम एटसेट्रा इज सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स। इन पर भी एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगेंगे, बट व्हेन दे अर्न। However, it is not possible to estimate capital gain or casual income or where income under the head profit and gains of business or profession accrues or arise for the first time। अगर आपने अपना बिजनेस भी पहली बार करा है ना तो भी आप एडवांस टैक्स में अपनी एस्टिमेटेड इनकम मत निकालो, क्योंकि आप अभी पहली बार बिजनेस कर रहे हो। देयरफॉर जब आपका बिजनेस हो जाए, जब आपका कैपिटल एसेट बिक जाए, जब आपकी लॉटरी लग जाए, when therefore where the assessee has paid the whole of the amount of tax payable in respect of such income as part of the remaining installment of advance tax which were due, or where no installment were due by 31 March of the financial year immediately preceding the assessment year, then it is deemed that all provisions are complied। मतलब जब ये इनकम आपकी अर्न हो जाए उससे अगली किस्त पर इनके ऊपर टैक्स पे कर देना या फिर 31 मार्च तक टैक्स पे कर देना। अगर आप उन किस्त का पालन नहीं कर रहे, मतलब आपके ऊपर उन इंस्टॉलमेंट का अगर प्रोविजन नहीं लग रहा, तो आप 31 मार्च तक पेमेंट कर दो। ठीक है जी, कोई भी इसमें घबराने की बात नहीं है, वही बात हमने डिस्कस करी जो पहले भी कर चुके थे। डी, वाइल कैलकुलेटिंग एडवांस टैक्स नेट एग्रीकल्चर इनकम शैल ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन
फॉर कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी। जब आप एडवांस टैक्स निकाल रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड करनी है। इफ एनी assessee does not pay any installment within the due date, then he shall be deemed to be an assessee in default in respect of such installment। सेक्शन नंबर 218 ये कहता है अगर किसी असेसी ने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, मतलब किसी भी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया, तो हम उसको असेसी इन डिफॉल्ट मानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब असेसी इन डिफॉल्ट मतलब कानून की नजरों में फॉल्टर। और अगर आप एक बार डिफॉल्टर घोषित हो गए तो कुछ डिमेरिट तो होते होंगे, वो आपको झेलने पड़ेंगे। एफ पॉइंट, एनी सम अदर देन अ पेनल्टी और इंटरेस्ट पेड बाय एन असेसी एज एडवांस टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स and credit for such shall be given to the assessee in the regular assessment। जो भी पैसा असेसी दे चुकी है हम उसको क्या मानेंगे? एडवांस टैक्स मानेंगे, और अगर ज़्यादा दे चुकी है तो हम रेगुलर असेसमेंट में वापस कर देंगे। ठीक है जी, कहानी होती है ख़त्म। अब इंटरेस्ट का सिलसिला करते हैं स्टार्ट। इंटरेस्ट का सिलसिला करते हैं स्टार्ट, मतलब आपको सेक्शन 234A में इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने अपनी रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं करा। जो सबसे पहली तारीख आती है ना 139 सबसेक्शन 1 में ओरिजिनल ड्यू डेट, अगर उस पर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और आपका कुछ टैक्स बनता है, अगर टैक्स नहीं बनता, आपकी जीरो की रिटर्न है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। टैक्स बनता है और रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 234A में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब ड्यू डेट खत्म होने के बाद अगले दिन से आपका टेन्योर काउंट होगा। कब तक? जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे तो तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपके टैक्स पर। आइए पढ़ते हैं। मैंडेटरी पीनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, चार्जेबिलिटी। द assessee shall be liable to pay simple interest at the rate 1% or part of the month if 1% per month और part of the month if। इंटरेस्ट क्यों देना है? अगर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 और वेयर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, या फिर रिटर्न भरी ही नहीं तो भी ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, दैट इज टैक्स असेस्ड ऑन द एक्चुअल टोटल इनकम। अब आपको एक्चुअल टैक्स निकालना है क्योंकि 31 मार्च खत्म हो चुकी, अब आपको पता है कि कितनी इनकम हुई है। तो एक्चुअल टैक्स में से जितना भी आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया टिल 31 मार्च एंड जो भी आपने टीडीएस या फिर टीसीएस पे कर दिया, इन सब को माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ टिल द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप एक्चुअल रिटर्न भर दोगे तब तक आपका ब्याज कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट नंबर टू ये कब लगता है? ये आपका लगता है फ्रॉम 1 अप्रैल। ये आपका 1 अप्रैल से लगता है। क्यों? क्योंकि आपने 31 मार्च तक जितनी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो आपने पे नहीं करी, आपका शॉर्टफॉल हो गया, तो आपको अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में? 234A में। एक सेकंड, अभी हम 234A पर ही है, मैंने गलत कर दिया।
अभी हम 234A पर ही है, सॉरी ये अभी आपका पहला इंटरेस्ट चल रहा है। देखो 234B अगली स्लाइड में है। तो ये मतलब कि कुछ और बातें हैं कि ये इंटरेस्ट 234A में कब से लगेगा और कब तक लगेगा। कमेंस स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ओरिजिनल ड्यू डेट खत्म होते ही अगले दिन से मीटर चालू हो जाएगा, ब्याज लगना चालू हो जाएगा। और कब तक लगेगा? एंड्स ऑन इन केस वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो जिस दिन फाइल करी उस दिन तक ब्याज लगेगा। या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, बिल्कुल डीटो, तो फिर क्या होगा? जब आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पूरा हो जाएगा तब तक आपका ब्याज कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है जी। इन केस वेयर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड देन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब आता है दूसरा इंटरेस्ट। अब आता है आपका दूसरा इंटरेस्ट, सेक्शन 234B, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जितना भी एडवांस टैक्स आपका बन रहा था वो आपने 31 मार्च तक पे नहीं करा, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 234C में, ये वाला, ये तो लगेगा ही लगेगा 3 मंथ और 1 मंथ का। उसके बाद जब 31 मार्च चली जाएगी और जो भी आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रहा होगा वो आपने पूरा पे नहीं करा, मतलब जो भी कमी रह गई उस पर ब्याज देना पड़ेगा 234B में। आइए पढ़ाता हूं आपको। आफ्टर 31 मार्च टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स, जब तक पेमेंट नहीं कर देते। चार्जेबिलिटी, इंटरेस्ट इज पेबल इफ वेयर नो एडवांस टैक्स हैज बीन पेड, कुछ भी पैसा नहीं पे करा, या फिर वेयर द एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स। एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 90% मत निकालना, असेस्ड टैक्स, क्योंकि 31 मार्च खत्म हो गई, आपकी एक्चुअल इनकम अब निकल के आ गई, उस पे एक्चुअल टैक्स भी निकल के आ गया। तो एक्चुअल टैक्स का अगर आपने 90% पे नहीं किया था 31 मार्च तक, तो आपको अब टैक्स देना पड़ेगा और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी अब निकल के आई है वो आई है 1 लाख रुपए, और आप, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई है वो निकल के आई है 1 लाख रुपए, क्योंकि 31 मार्च खत्म हो चुकी है। अब केस नंबर फर्स्ट आता है ए और बी। एडवांस टैक्स पेड टिल 31 मार्च इज रुपीज 80,000। और केस नंबर बी आता है एडवांस टैक्स पेड टिल 31 मार्च इज रुपीज 90,000। तो अब बताइए कि इंटरेस्ट 234B लगेगा, और लगेगा तो कितने अमाउंट पे लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्टफॉल कितना है। शॉर्टफॉल यहां पे 1 लाख माइनस 80,000 यानी कि 20,000। 20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। और इधर आते हैं शॉर्टफॉल कितना है, इधर देखते हैं शॉर्टफॉल कितना है। इधर शॉर्टफॉल है 1 लाख माइनस 90,000 यानी कि 10,000। तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। बट आपने केस नंबर बी में 31 मार्च तक 90% जमा करा दिया एक्चुअल टैक्स का। हमने देखा
कि एडवांस टैक्स 31 मार्च तक 90,000 पे हो चुका है और ये 90,000 90% है एक्चुअल टैक्स का। तो सरकार से आप कह रहे हो अरे यार 90% तो दे दिया है, अब क्यों और मार रही है मुझे? तो सरकार कहती है चल ठीक है, तू इंटरेस्ट मत दे 234B में, बट केस नंबर ए को बोलती है तू किधर जा रहा है, इधर आ, 80,000 पे कर दिया। तो आप कहते हो सरकार 10,000 ही तो रहता है यार, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो। सरकार कहती है नहीं, 90% पे नहीं किया ना, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है जी, बिकॉज इंटरेस्ट विल अप्लाई आफ्टर 31 मार्च एंड देन टिल देन वी कैन इजीली असेस अवर एक्चुअल इनकम फॉर द ईयर। मतलब ये 90%, मन में सवाल ये आता है, ये 90% एडवांस टैक्स लायबिलिटी का क्यों नहीं लिया? मतलब इसका क्यों नहीं लिया? क्योंकि 31 मार्च के बाद हम अपनी इनकम निकाल सकते हैं एक्चुअल वाली, और उस पर एक्चुअल टैक्स भी निकाल सकते हैं। पीरियड, द इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड बी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू एक्चुअल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक ब्याज लगता रहेगा। नोट, असेस टैक्स मीन्स टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल टोटल इनकम लेस। ये थोड़ा रिलीफ दी सरकार ने कि एक्चुअल इनकम आपने निकाल ली, एक्चुअल टैक्स आपने निकाल लिया, टीडीएस और टीसीएस जो सरकार के पास पहले ही जा चुका उसको माइनस कर लेना, फिर आप इंटरेस्ट निकालना। एक्चुअल टैक्स माइनस टीडीएस ओब्लिक टीसीएस, देन आपको इंटरेस्ट की परसेंटेज लगानी है। ठीक है जी, चलिए अब और कुछ बात देखते हैं। अमाउंट, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट डिफरेंट बिटवीन असेस टैक्स एंड द एडवांस टैक्स पेड। ये जो आपका इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट कैसे होगा? देखो, एक्चुअल टैक्स माइनस टीडीएस ओब्लिक टीसीएस माइनस, अरे जितना भी पैसा दे चुके उस पर थोड़ी देंगे ब्याज, वो भी माइनस करना, और फिर जो फिगर आएगी उस पे परसेंटेज लगाना। नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? एनी पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल मेड बिफोर 31 मार्च शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देयरफॉर नो इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 234B ऑन सच अमाउंट। जो पैसा आपने 31 मार्च तक पे कर दिया उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। नोट नंबर 2 क्या कहता है? इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे और बैंक हॉलीडे डेट ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। बिफोर नहीं, इनकम टैक्स ने हमें छूट दी, नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर डेट डिले इंटरेस्ट नॉट चार्ज अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। ये सर्कुलर नंबर 676 14 जनवरी 1994 को आया था। मतलब अगर अंतिम तारीख पर कोई छुट्टी आ जाती है तो एक दिन की रिलीफ आपको दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अपने इंस्टॉलमेंट वाले चार्ट पर। ये रहा 234C, एक सेकंड, ये रहा 234C, 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 234C। अगर आपने इंस्टॉलमेंट वाइज डिले करा तो आपको इंस्टॉलमेंट वाइज भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स में 3 तरह के इंटरेस्ट परेशान करते हैं, इन तीनों का पालन आपको करना पड़ेगा। अब आपको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे डिले किया, आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं दिया या फिर पैसा दे दिया और मिनिमम 12% ऑफ
एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे कर दिया, पैसा बन रहा था, देखो आपका जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है, एडवांस टैक्स जो लाइबिलिटी आपकी निकल के आई, कैसे निकल के आई, ऐसे जो निकल के आई, वो कितनी बन रही है, वो बन रही है आपकी सपोज 1 लाख रुपए। और अब आपकी आती है पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना पैसा देना है सर, 12% पैसा देना है, यानी कि 15% पैसा देना है, यानी कि 15,000 रुपए आपको देनी है। अब केस नंबर ए आता है और केस नंबर बी आता है। केस नंबर ए कहता है टैक्स पेड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹10,000। और दूसरा केस कहता है टैक्स पेड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹12,000। तो हमने देखा था कि अगर आपने पैसा कम दिया तो ब्याज देना पड़ेगा। शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल है 15,000 बनता है, 10,000 दिया है, तो इस 5,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इधर शॉर्टफॉल कितना बनता है, 15,000 देना था, आपने 12,000 दिया, तो 3,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। क्या सर, फटाफट बताओ। कमाल की बात यह है, एक प्रोविजन ये कहता है अगर आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी का मिनिमम 12% पे कर दिया पहली किस्त पर, डेट इज 12,000 रुपए अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल, तो आपको इस शॉर्टफॉल पर कोई भी ब्याज नहीं देना। ठीक है जी। आइए आपको पढ़ाता हूं। हाँ जी, द इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट ऑन सच आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर 3 months इन केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त पर ब्याज 3 महीने का लगता है, और फॉर 1 month इन केस ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है उन पर सिर्फ 1 महीने का ब्याज लगता है। एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट द रेट 1% पर मंथ, और एप्लीकेबल रेट क्या है, 1% पर मंथ का। नोट, जिसकी मैं अभी बात करके आया हूं, इफ एन असेसी पेड मिनिमम 12% ऑफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी टिल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट that is on or before 15 June, then no interest under section 234C shall be applicable on first installment. Similarly, नोट नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पर मिनिमम 36% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में जो भी शॉर्टफॉल है उस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं देना। If an assessee paid minimum 36% of estimated tax liability till second installment, that is on or before 15 September, then no interest under section 234C shall be applicable on second installment. ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नोट, अब कुछ नोट देखते हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट का। नोट क्या कहता है, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। ये बात भी बताई थी मैंने, क्योंकि 234B और 234A में हमको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है। दिस टेबल इज कॉमन फॉर एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट असेसी।
चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप फर्म हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे एचईएफ हो, सबके लिए प्रोविजन सेम है जो भी हमने अभी तक पढ़े। बट जो असेसी प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो करते हैं 44 AD या 44 ADA में, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है। ये देखिए, फर्दर द असेसी कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 और 44 ADA सबसेक्शन 1 आर लायबल टू फॉलो ओनली लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी 31 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट इनकी जिंदगी में है, ऊपर की 3 इंस्टॉलमेंट इनकी जिंदगी में नहीं है। जो 234C का इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट पे लगेगा, बट 234B और 234A इनके ऊपर नॉर्मल असेसी की तरह लगेगी। बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि ये टेबल सबके लिए है, बट उनके लिए नहीं है जो प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो करते हैं। कौन सी टेबल? वो इंस्टॉलमेंट वाली टेबल। ठीक है जी। तो इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एडवांस टैक्स के। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन की सीरीज पर चलेंगे। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।